तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम जिक्र करेंगे अपने भाइयों के भाई सीरीज़ में तीसरे एपिसोड में। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड सरगना, जो उस समय पे, मैं अभी थोड़े दिन पहले, शायद 7-8 दिन पहले हमने उस शख्स का जिक्र भी किया था, करीम लाला, कि वो अपने रिश्ते कैसे रखते थे। उस सीरीज़ में आपने उनकी बातें सुनी। लेकिन आज इस कड़ी में हम उनके उस भाई की बात करेंगे जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। और बड़ी हैरानी होती है कई बार ये देख के कि उस ज़माने में भी, जब 40 साल तक करीम लाला की मुंबई के अंडरवर्ल्ड में हुकूमत रही, उस ज़माने में भी उनके छोटे भाई रहीम खान को बहुत कम लोग जानते थे। उसका कारण ये भी था कि रहीम खान किसी किस्म के भी अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज़ या ऑर्गेनाइज क्राइम या इस किस्म के किसी भी धंधे में नहीं थे। हैरानी इसलिए भी होती है कि नॉर्मली देखा ये जाता है कि अगर एक भाई बहुत बड़ा डॉन हो, और वो भी करीम लाला के रुतबे जैसा डॉन, जिसकी सरकार दरबार में भी चलती थी, पुलिस में भी चलती थी, अंडरवर्ल्ड में भी उनका कोई सानी नहीं था, लेकिन फिर भी उनके भाई ने कभी भी वो सब कुछ करने की नहीं सोची जो उसका बड़ा भाई करता था। मसलन दारू के अड्डे चलाने, या जुए के अड्डे चलाने, या लोगों के बड़े प्यार से बैठ के समझौते करवाने। ये किसी किस्म का कोई काम रहीम खान ने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं किया। उसके अपने बिजनेस थे, जो एकदम, जिनको हम वाइट के बिजनेस कहते हैं। उनके 2 होटल थे, 35-35, 40-40 कमरे के। एक का नाम आर के होटल था, एक का नाम न्यू आर के होटल था। वो आज भी हैं, उनके बेटे चला रहे हैं। उस समय पे भी उनका रेपुटेशन इतना था कि जब जिस एरिया में उनके होटल थे, ये दोनों, बड़ी एक कमाल की बात है, आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी, कि दोनों होटल तकरीबन उस एरिया में थे जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन के बहुत बड़े अड्डे चलते थे, जहाँ मतलब कहते हैं कि घर घर में प्रोस्टिट्यूशन होती थी। रेड लाइट एरियाज थे। हज़ारों की गिनती में वेश्याएँ उन इलाकों में रहती थी। और उसके साथ साथ उन्हीं गलियों में जहाँ इनके होटल थे, वहाँ मटका के बहुत बड़े धंधे चलते थे, जुए के अड्डे चलते थे, शराब के अड्डे चलते थे। लेकिन इनके दोनों होटल्स में कभी भी कोई गलत काम नहीं होता था। ना तो ये किसी को प्रोस्टिट्यूशन के लिए अपने होटल के कमरे किराए पे देते थे, ना किसी को जुआ खेलने के लिए कमरा किराए पे देते थे, और ना इनके कहीं कोई शराब की पार्टियों की लिए अपने कमरे किराए पे देते थे। इतनी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे तरीके से रहीम खान अपने होटल चलाता था। कभी उसने कानून के खिलाफ कोई काम नहीं किया। 5 टाइम का नमाजी वो शख्स, भले करीम लाला का छोटा भाई था, लेकिन उसने अपने आप को कभी भी अंडरवर्ल्ड की तरफ ना गया तो ना जाने दिया। ना ही उसने अपने बच्चों को इस फील्ड में कभी आने की इजाज़त दी। उन बेटों को अच्छी पढ़ाई दिलवाई कॉन्वेंट स्कूल्स में, बच्चों के लिए गाड़ी खरीद के दी, ड्राइवर रखा, उनको स्कूल लेके जाओ, पढ़ने के बाद घर पे लाओ। बेटियों को पढ़ाया, सबके अच्छे घरों में शादी हुई, और सबके सब बच्चे उनके, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े थे, तो बहुत अच्छे तरीके वाले, तौर तरीके वाले, फर्स्ट क्लास अंग्रेज़ी बोलते हैं, हाई क्लास में मूव करते हैं। और उनकी शादियाँ भी बहुत अच्छे घरों में हुई हैं, बेटियों की भी बेटों की भी। तो ये एक बिल्कुल
अजीब लगता था जब लोग उनकी फैमिली को देखते थे, उस शख्स की फैमिली को जो करीम लाला जैसे अनडिस्प्यूटेड, अनक्राउंड अंडरवर्ल्ड किंग का छोटा भाई था। किसी भी लेने देने में उसका कोई भी मतलब नहीं था। दूसरी तरफ करीम लाला, जिसने कभी अपने इन धंधों के अलावा, उसने कभी, मैंने बताया था लास्ट एपिसोड में, अभी उसको रिपीट नहीं करूँगा, कभी उसने एक्सटॉर्शन का धंधा नहीं किया, कभी हफ्ता वसूली नहीं किया, कभी लोगों से पैसे लेके सेटलमेंट करवाने का काम नहीं किया। रिश्तों में, रिश्तेदारी में या जो रिलेशंस होते हैं उनमें लोगों का भला जितना हो सकता था किया, लेकिन कभी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया। अपने ईमानदारी के धंधे भी करीम लाला के थे। मैंने बताया था उस एपिसोड में, उनकी इमारतें थी जिनमें लोग किराए पे रहते थे, उनका हर महीने किराया आया करता था। करीम लाला के भी होटल थे, के होटल, न्यू के होटल, तो उनका भी उसी तरह साफ तरीके से काम चलता था। तो लेकिन रहीम खान ने जो अपने पूरा बिजनेस था वो, मेरा ख्याल उस इलाके में जो इनकम टैक्स पे करने वाले उस ज़माने में बहुत कम लोग हुआ करते थे, उनमें से एक रहीम खान हुआ करता था जो रेगुलरली अपना इनकम टैक्स रिटर्न पे करता था। कभी उसको पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काटने पड़े, कभी उसके दामन पे कोई दाग नहीं लगा। एक ही एक ऐसा इंसिडेंट था या कोई इंसिडेंट था कि वो बाकी बच्चों के साथ साथ समद खान का बाप भी था, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे उनको समद खान के बाप की तौर पे। बहुत से लोग तो समद खान को करीम लाला के बेटा समझते थे। मैं भी शुरुआती दिनों में जब पत्रकारिता शुरू की तो मुझे भी ऐसे लगता था कि जैसे समद खान जो है वो करीम लाला का बेटा है। करीम लाला का अपना बेटा नहीं था, उनकी दो बेटियां ही थी। वो अपने घर में बहुत खुश हैं, सब ठीक हैं। उनका भी आगे कोई बेटा जो है, उनकी आगे जो औलाद है वो भी कोई अंडरवर्ल्ड की तरफ नहीं गई। तो करीम लाला के बाद एक ही शख्स था पूरे ख़ानदान में जिसको हम एक तरीके से अंडरवर्ल्ड के साथ जोड़ के देख सकते हैं, जिसको हम अंडरवर्ल्ड के साथ जोड़ के देख सकते हैं। और वो शख्स बहुत डेयरिंग किस्म का और ख़तरनाक किस्म का इंसान था। जितनी करीम लाला और रहीम खान में शराफत थी, उतना गुस्सा, बगावत और इस किस्म के काम करना वो समद खान के पास थे। उसके कारण भी थे। वो मैं काफ़ी उसकी, जब मैंने समद खान की पूरी सीरीज़ की थी 8-9 एपिसोड्स की, उसमें आपको बताया था कि कैसे समद खान इतना डेयरिंग आदमी के अकेला चला जाता था कहीं भी अपना हथियार लेके, और अकेला ही किसी भी आदमी को मार के, भले वो 5 स्टार होटल में जाके मारा हो या किसी के घर में घुस के मारा हो। उस समय पे जब रिवाल्वर, AK-47 कार्बाइन का ज़माना नहीं था, उस समय पे समद खान अकेला जाके तलवार लेके अपने दुश्मनों को ख़त्म करके आ जाता था। इतना दहशत हो गया था समद खान का कि करीम लाला को भी उसके ये कारनामे अच्छे नहीं लगते थे। बहुत बार समझाने के बाद भी समद जब नहीं समझा तो उसके घर वालों ने, मीन रहीम खान और उसकी बीवी, उन्होंने समद खान की घर में एंट्री बैन कर दी कि तुम हमारे घर में नहीं आ सकते, ये काम जो तुम कर रहे हो हमें पसंद नहीं है। तो समद खान को बाहर कहीं जाके शरण लेनी पड़ी। अब उसी तरह करीम लाला ने अपने घर के दरवाजे समद खान के लिए बंद कर दिए कि जो काम हमने कभी ज़िंदगी में सोचे नहीं थे वो काम तुम कर रहे हो, हम तुम्हारा बिल्कुल कोई साथ नहीं देंगे। लेकिन खून तो खून होता है। जब तकलीफ़ में होता था तो जो बाकी जो पठान गैंग के जो मेंबर थे वो किसी ना किसी तरह समद खान को बेल आउट करवा लेते थे, लेकिन कभी करीम लाला और रहीम खान ने समद खान के केसेस में डायरेक्टली, ओपनली उसकी कभी हेल्प नहीं की।
मुझे याद है एक बार तो ऐसा कुछ दौर आ गया था जब दाऊद गैंग के साथ पठान गैंग के झगड़े शुरू हुए, एक दूसरे के मर्डर शुरू हुए। शाबिर खान का किस्सा 2 दिन पहले आपने सुना, उसमें समद का कोई रोल नहीं था, लेकिन पठान लड़के थे, गैंग एक ही था। उस समय पे करीम लाला ने जब समद खान की इतनी हरकतें बढ़ी, जिनके लिए पुलिस घर पे आने लगी समद खान को ढूंढते ढूंढते, तो करीम लाला ने एक उस समय के बड़े उर्दू अखबार में एक आधे सफ़े का एडवर्टिजमेंट दिया था। मतलब बहुत कम ऐसा सुनने को आता है कि एक अंडरवर्ल्ड का सरगना एक इश्तिहार देता है अखबार में, न्यूज़पेपर में, कि मेरा इस शख्स से कोई लेना देना नहीं है। समद खान जो कर रहा है वो अपने लेवल पे कर रहा है, ये उसकी अपनी, जो उसको पुलिस ने पकड़ना है, किसी ने जो करना है करो, हमारा उसके कारनामों से कोई लेना देना नहीं है। इस किस्म का इश्तिहार शायद अंडरवर्ल्ड में ना पहले कभी निकला था, ना उसके बाद कभी निकला है। तो ये करीम लाला का करैक्टर भी दिखाता है। और दूसरी तरफ समद खान की जो ब्रेजननेस थी, जो उसकी आप हुदरियाँ थी, उसको भी बयान करता है। तो वो समद खान का अलग किस्सा, वो मैं पूरी सीरीज़ में आपको पूरी डिटेल से बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे ये दोनों भाइयों की, करीम लाला, रहीम खान। अब जिन लोगों से समद खान की दुश्मनी थी, उन लोगों ने समद खान की फैमिली को अटैक करना शुरू किया। अब करीम लाला के घर तक तो नहीं पहुंच सकते थे, उनकी हिम्मत नहीं थी। करीम लाला के सामने जाके उसके ऊपर वार करना बहुत मुश्किल था। उनको एक सॉफ्ट टारगेट चाहिए था, वो शख्स जो कभी हथियार नहीं रखता था, वो शख्स जो कभी किसी को गाली नहीं देता था, वो शख्स जिसका कभी किसी किस्म के क्राइम से लेना देना नहीं, उस आदमी को मारना उस ख़ानदान में सबसे आसान था। तो वही हुआ। समद के दुश्मनों ने अपनी समद से दुश्मनी निकालने के बाद, हालांकि समद तब उस दुनिया में नहीं था, समन का मर्डर 1984 में हो जाता है। ये 1986 की बात कर रहा हूँ। 1986 में आपसी रंजिश के चलते हुए मजीद, हमीद जो 2 भाई थे, उन्होंने भाड़े पे कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर करके उनसे सुपारी दे के रहीम खान को मरवाया। वो भी उस दिन जब रहीम खान अपने घर से, गुल हाउस में जिक्र कर चुका हूँ, अगरीपाड़ा के पास, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन और अगरीपाड़ा के बीच में एक इलाका है YMCA। ये वही इलाका है जिस इलाके में अमर नायक का एनकाउंटर हुआ था, वो किस्सा भी मैंने आपको सुनाया। ये वही इलाका है जहाँ बाशु दादा रहा करता था। बाशु दादा के बिल्कुल साथ वाला जो बेंगलो था, गुल हाउस, उसी गुल हाउस में करीम लाला का ये छोटा भाई रहीम खान रहा करता था। पूरा फर्स्ट फ्लोर इनके पास था, ग्राउंड फ्लोर पे कुछ किराएदार थे। आज वो बिल्डिंग जो है वो बहुत बड़ा टावर बन गया वहाँ पे। वो बिल्डिंग जो थी, वो किस्सा मैंने आपको सुनाया, कैसे जो यूसुफ मोहम्मद डोसा और मोहम्मद मजनू, ये भाइयों ने वो बगला खरीद के वहाँ पे मल्टी स्टोरी टावर बनाया है। खैर, तो जब जैसे ही रहीम खान अपने घर से निकल के एक दूसरी जगह जा रहे थे अपनी गाड़ी में, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, किसी की डेथ हो गई थी उनके जान पहचान में। तो उसके बाद जो कुरान पढ़ने का एक जो होता है कि पढ़नी होती है उस आदमी के मरने के बाद, वहाँ पे शामिल होने के लिए वो घर से निकले थे। कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में कि मेरे ऊपर भी कोई हमला कर सकता है। तो उनको जो हायर्ड किलर थे, वो 2 आदमी पीछे गाड़ी लेके आते हैं, वो पीछे से इनकी गाड़ी को मारते हैं। जैसे ही ड्राइवर देखने के लिए गाड़ी रोकता है कि पीछे किसके साथ हमारी गाड़ी लगी है, तो 2 मोटर बाइक सवार जो पीछे बैठा होता है वो गोलियां मारता है।
गाड़ी के अंदर बैठे रहीम खान को। ड्राइवर वहाँ से निकल के भाग जाता है जान बचाने के चक्कर में, लेकिन रहीम खान की गाड़ी में डेथ हो जाती है। अब ये जो किस्सा था ये पूरे अंडरवर्ल्ड में दहका देने वाला था। करीम लाला के सके भाई की दिन दहाड़े गाड़ी में बैठे बेरहम हत्या। वो आदमी जिसने कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया था, कभी कुछ बिगाड़ा नहीं था, इससे बहुत बड़ा बवाल हुआ। और मुझे याद है कि करीम लाला के रिश्तेदारों ने मुझे उस समय बताया था कि जब पठान गैंग की दाऊद गैंग से इतनी बड़ी दुश्मनी चल रही थी, आधी दर्जन के करीब लोग इधर से उधर मारे जा चुके थे, तभी भी दाऊद इब्राहिम ने दुबई से फ़ोन करके रहीम खान की वाइफ से बात की, करीम लाला से बात की और अफसोस जाहिर किया और ये भी कहा कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मुझे इजाज़त दो तो जिन लोगों ने ये काम किया है उनसे बदला मैं लूँगा। रहीम खान पे जो अटैक है वो इनह्यूमन है, ये बहुत गलत बात हुई। मेरी पूरी हमदर्दी आपके साथ है और मैं आपको आपकी मदद करूँगा उन लोगों को ढूंढने के लिए और उनको सज़ा देने के लिए जिन लोगों ने रहीम खान का मर्डर किया है। ये दोनों भाइयों की जो एक बनी बनाई थी पूरी उनकी दुनिया में जो उनका सर्कल था, उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है जो बहुत कम मिलती है। अब देखिए, नॉर्मली जब दो गैंग में लड़ाई होती है, दोनों गैंग के लोग मारे जाते हैं, तो उनका बदला लेने का सिलसिला बहुत दूर तक जाता है, लंबा चलता है, खून खराबा और बढ़ता है। लेकिन ये एक ऐसा मर्डर था जिसकी वजह से दोनों ग्रुप्स को एक समय समझौता करना पड़ा। रहीम खान की डेथ के बाद जिन लोगों ने वो अटैक किया था और जिन लोगों ने करवाया था, पठान गैंग के लोगों ने एक एक करके उन सब का खात्मा किया, रहीम खान के मर्डर का बदला लिया। और उसके साथ कुछ जो दाऊद के साथ रनिंग बैटल चल रही थी उसमें एक ठहराव आया, आपस में लड़ाई बंद हुई, क्योंकि रहीम खान के मर्डर के बाद जो 6-7 लोगों का एक के बाद एक मर्डर होता है, इंक्लूडिंग हमीद खान जो एक लास्ट आदमी बचा था, उसका मर्डर 87 में होता है। जो किस्सा मैं आपको 2-1 बार सुना चुका हूँ, जो नवजीवन सोसाइटी में फन एंड फूड बार में जो पठान गैंग के लोगों ने हमीद को मारा, उसकी फ़ोटो भी मैंने आपको दिखाई थी उस टेबल पे सर रख के लेटे हुए। तो वो आखिरी मर्डर था। तब तक पठान गैंग ने अपना बदला उन सब लोगों से ले लिया था जो लोग रहीम खान की मर्डर में शामिल थे। लेकिन इस किस्म का काम समद के मर्डर के बाद नहीं किया पठान गैंग ने। समद के दोस्तों ने समद के मर्डर का बदला लिया, जो गैंग मेंबर थे, लेकिन समद की फैमिली का कोई आदमी इस चक्कर में इन्वॉल्व नहीं हुआ समद के टाइम पे। तो ये दो भाइयों का, लेकिन उस समद खान की मौत के बाद करीम लाला को इतना दुख नहीं हुआ था जितना अपने एक शरीफ और बेगुनाह भाई के मरने का हुआ। वो एक मौका था जब करीम लाला ने ये अंदर खाते फैसला कर लिया था कि अनफ इज़ अनफ, बहुत हो चुका, अब ये अंडरवर्ल्ड का खेल, रोज़ की ये लड़ाई झगड़े, मारना मरना, ये बंद करना पड़ेगा। उसकी जो थिंकिंग थी उसको दाऊद गैंग ने रिस्पॉन्ड किया और उसी साल 87 में हमीद के मर्डर के बाद एक सऊदी अरबिया में मक्का में एक मीटिंग होती है दोनों गैंग के बीच, जहां दाऊद और उसके साथी भी आते हैं और यहाँ से करीम लाला और उसके साथी भी जाते हैं और आगे से पूरी दुश्मनी ख़त्म करने का एक एग्रीमेंट करते हैं। जो एग्रीमेंट एक मौलाना थे मुंबई के, उन्होंने वो सब प्लान किया
और एक पीर साहब थे जिन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपको आगे से इकट्ठे रहना पड़ेगा। और पहली बार ऐसा हुआ अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री में जब दो बड़े गैंग आपस में मिल गए और आगे से वायलेंस ख़त्म करने का एक मुक़द्दस जगह पे उन्होंने कसम खाई। और उसके बाद आज तक दोनों गैंग्स में कभी कोई ऐसी बात नहीं है कि उस समझौते को तोड़ा जाता या तोड़ा गया हो। लेकिन दूसरे गैंग्स में कभी भी इस किस्म का समझौता नहीं हुआ। इतना बात यहाँ रुकी नहीं। जो पठान गैंग के बाकी लड़के थे, जो करीम लाला की फैमिली के बाहर के लड़के लोग थे, उन सबको भी करीम लाला ने दुबई में ले जाके दाऊद के साथ उनके भी समझौते करवाए कि हम आगे से आपस में नहीं लड़ेंगे, जो काम करना है वो मिलजुल के करेंगे। और उसके बाद देखिए खून खराबा बंद हुआ नागपाड़ा में डोंगरी का, और जितने लोग थे वो अपने अपने वाइट के धंधों में चले गए। उनमें से 10-12 लोगों को मैं जानता हूँ जो आज बड़े बड़े बिल्डर बने हुए हैं, या उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगवा ली या कुछ शोरूम खोल लिए, किसी ने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खोल लिया, किसी ने मुंबई छोड़ ही दिया और छोड़ के गुजरात में जाके सूरत में बिजनेस कर लिया, या अहमदाबाद में कर लिया। नवसारी में एक आदमी ने बहुत अच्छा बिजनेस कर लिया। अगर ये समझौता नहीं होता तो इनकी गोलियां चलती रहती, लोग मरते रहते, खून खराबा होता रहता, अंडरवर्ल्ड और ख़तरनाक होता रहता। लेकिन जो आज उनकी ज़िंदगी एक शांतमय तरीके से चल रही है, ये कभी नहीं चलती। तो ये किस्सा था, कहानी थी उन दो भाइयों की जिनको हम अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े सरगना करीम लाला के साथ जोड़ के देख सकते हैं, और उनके भाई की कहानी जो उनके बिल्कुल उल्ट था, रहीम खान। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।